शक्ति संतुलन का सिद्धांत एक अनिश्चित, अवास्तविक और अपर्याप्त सिद्धांत है, ऐसा मार्किंथियू ने कहा। इसी तरह से आलोचना की जाती है कि यह राजनीतिज्ञों के दिमाग की उपज है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यथार्थ रूप में या जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों के दिमाग का उपज है। वो शक्ति संतुलन की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसको स्थापित करने वाले हैं। तो ये इस तरह से शक्ति संतुलन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, उसकी कमियां बताई जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत या जिसे हम अवधारणा भी कहते हैं, ये अपने आप में अधूरा है और उसको और अधिक विकसित करने और अधिक उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है, आज की जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने इस बात की चर्चा की थी कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या। कुछ लोगों का मानना है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना हो चुका है और विशेषकर उस समय से यह बात उठी थी जबकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और रूस उसका उत्तरदायित्व था रूस के ऊपर और विघटन के कारण स्वाभाविक है कि रूस की शक्तियां काफी कम हो गई थी अमेरिका के संदर्भ में। तो लोगों को लगने लगा था कि अब शक्ति संतुलन की अवधारणा का महत्व नहीं रह गया है, यह अप्रासंगिक हो गया। परंतु वास्तव में कोई भी विचार या कोई भी सिद्धांत या कोई भी अवधारणाएं अप्रासंगिक नहीं होती। आवश्यकता उसकी इस बात की है कि उसे समय और परिस्थितियों के अनुसार उसका अध्ययन किया जाए और उसको स्वीकार किया जाए और उसका सहारा लेकर, यद्यपि शक्ति संतुलन के सिद्धांत में कई कमियां हैं या आलोचना की जाती है, परंतु शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसके संदर्भ में हम विभिन्न प्रतिद्वंदी राष्ट्रों की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि वास्तव में शक्ति संतुलन के लिए किस बात की कोशिश की जाती है, किस तरह से कोशिश की जाती है, किस तरह से प्रयास किए जाते हैं। पूरी की पूरी विश्व राजनीति में शक्ति का खेल बहुत बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई। हाँ, नए स्थान या नई जगह विश्व राजनीति में या पूरी जो हमारा ग्लोब है उसमें यदि हम शक्ति संतुलन को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के संदर्भ में देखते थे पहले, परंतु अब उसको हमको दूसरे संदर्भ में देखना पड़ेगा। रूस अब धीरे धीरे उभर रहा है और वह अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में बन रहा है। कई बार उनके बीच में मतभेद उभर कर सामने आए हैं वर्तमान समय में। इसी तरह से अमेरिका और चीन के बीच में मतभेद उभर कर आए हैं। यदि आप एशिया के देशों में देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शक्ति की प्रतिद्वंदिता है। इसी तरह से भारत और चीन के बीच में शक्ति की प्रतिद्वंदिता है और यह कि कहीं न कहीं इन देशों की गतिविधियां और विदेश नीति शक्ति संतुलन के अवधारणा पर ही आधारित होता है। प्रत्येक देश ये कोशिश करता है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं रहें और आप लोग इसके बहुत सारे उदाहरण राष्ट्रीय राजनीति में आप लोगों को मालूम होगा कि जब भारत में परमाणु विस्फोट किया गया था तो उस समय तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट किया, यह बताने के लिए कि वह किसी भी मामले में पीछे नहीं है। तो ये वास्तव में शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि शक्ति संतुलन की अवधारणा अप्रासंगिक हो गई है या यह सिद्धांत पुराना हो गया। इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह से शक्ति संतुलन की अवधारणा के संबंध में ये चर्चा की गई, ये बात की गई। इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी ताकि बच्चों को इसका फायदा मिले और उस प्रश्नों के आधार पर इस चैप्टर का अध्ययन करें। इसमें महत्वपूर्ण है जैसे शक्ति संतुलन की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। इसी तरह से शक्ति संतुलन के लाभ और हानि बताइए या शक्ति संतुलन की विशेषता बताइए या शक्ति संतुलन वर्तमान समय में प्रासंगिक है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा के संदर्भ में आते हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित यदि कोई भी जिज्ञासा हो तो 9425508666 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।